दोस्तों टाटा पावर की बात करें तो कंपनी ने अपने क्वार्टर फोर के रिजल्ट को डिक्लेयर किया और इस रिजल्ट के बाद यहाँ पे बहुत सारे ब्रोकरेज हाउस हैं जो सेल की रेटिंग दे रहे हैं और करंट प्राइस से बहुत नीचे स्टॉक की कामना कर रहे हैं। क्या वाकई में स्टॉक इतना नीचे आने वाला है या फिर एक तरह से यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर को फंसाने की प्लानिंग चल रही है, समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। कैसा रिजल्ट रहा है, उसके अंदर की क्या संभावना है उसको भी एक बार समझ लेंगे और अलग अलग ब्रोकरेज हाउस क्या कह रहे हैं उसको भी जानने की कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ अगर हम टाटा स्टील की बात करें तो यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। टाटा स्टील ने एक कंपनी का अधिग्रहण किया है और आप देख सकते हो कि इससे पहले भी बहुत सारे मर्जर अपने आप में कर चुके हैं। टाटा स्टील एक बड़े विजन के साथ आगे बढ़ रही है और इसने एक माइलस्टोन अचीवमेंट किया है। क्या है वो माइलस्टोन अचीवमेंट, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे और क्या टाटा स्टील में इस समय निवेश करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SP दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले टाटा पावर के कारोबार की बात कर ले तो फ्राइडे को 415 पर क्लोजिंग रही है, 0.47% की तेज़ी देखने को मिली। तो जो लोग ये काम ना करें कि स्टॉक लगातार गिरते हुए नीचे आ जाएगा, वैसा हुआ नहीं। पॉजिटिव क्लोजिंग इस बात का इशारा है कि खरीदारी हो रही है इस लेवल पे और ये स्टॉक फिर से दौड़ेगा ज़रूर। अब यहाँ पे इंट्राडे में 418 का हाई बना, लेकिन जो लो है वो 404 का है। काफ़ी स्टॉक नीचे गया लेकिन निचले लेवल से 10 रुपये का कम से कम बड़ा जंप देखने को मिला, यानी निचले लेवल से खरीदारी आई है लौट के। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो पिछले 5 सालों में इसने 550% का शानदार रिटर्न दिया है। कोविड काल में स्टॉक 28 रुपये पे चला गया था और उस हिसाब से जिसने भी निवेश किया होगा उसको इसमें ज़बरदस्त रिटर्न मिल रहा है। 3 ईयर के हिसाब से भी देखें तो 277% का इसने बम्पर रिटर्न दिया है। पिछले एक साल की बात करें तो 103% का इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया है, यानी पिछले एक साल में आपका इन्वेस्टमेंट डबल हुआ है। 3 मंथ की बात करें यहाँ पे 5.80% की तेज़ी है, लेकिन पिछले एक महीने में यहाँ पे 4% की गिरावट हो चुकी है। अब 1 डे के हिसाब से लगभग आधा % के आसपास की तेज़ी है। अब एक बार हम इसको क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4 को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अगर हम टोटल इनकम की बात करें तो क्वार्टर 3 में 15,294 करोड़ के आसपास टोटल इनकम थी। इस बार वो बढ़ के 16,463 करोड़ तक पहुंच गई है। तो क्लियरली आप समझ सकते हो कि कंपनी की इनकम बढ़ी है। TI ग्रोथ पिछली बार 4.59% निगेटिव था, इस बार 7.65% पॉजिटिव है। तो ये भी क्लियरली आप समझ सकते हो कि TI ग्रोथ बढ़ा है। इसके अलावा टोटल खर्च की बात करें तो पिछली बार 12,970 करोड़ के आसपास था, इस बार खर्च 14,107 करोड़ तक पहुंच गया है और यही है प्रॉफिट कम होने का वजह। यानी इस बार कंपनी का खर्च बहुत ज़्यादा बढ़ा है, यानी कम से कम आप देखें तो यहाँ पे जो खर्च बढ़ा है वो कम से कम 1200 करोड़ ज़्यादा बढ़ा है। यानी इस बार पिछले क्वार्टर के मुकाबले 1200 करोड़ का कंपनी को ज़्यादा खर्च करना पड़ा है और ये इसी वजह से थोड़ा सा प्रॉफिट में कमी आई है। TI ग्रोथ देखें तो 6.48% डाउन थी दिसंबर में, जो इस बार 8.77% पॉजिटिव है। एबिटाडा देखें तो 2,324 करोड़ के आसपास था दिसंबर में, जो इस बार 2,356 करोड़ के आसपास। तो एबिटाडा भी बढ़ा है। एबिटाडा मार्जिन देखें तो 7.54% था दिसंबर में, जो मार्च में देख सकते हो कि 1.39% हुआ। तो यहाँ पे एबिटाडा भी पॉजिटिव है। PAT देखें यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो दिसंबर में 953.01 करोड़ के आसपास था, जो इस बार 895.21 करोड़ के आसपास रहा। लेकिन अगर इसमें ये 1200 करोड़ का जो एक्स्ट्रा खर्च हुआ ये जोड़ दे अगर हम, तो जो प्रॉफिट अगर होगा वो 2000 करोड़ के आसपास होगा। यानी पिछले क्वार्टर के मुकाबले प्रॉफिट बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो ये कहना कि प्रॉफिट कम हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, ये बात यहाँ पे गलत साबित हो जाती है क्योंकि कंपनी ने इस बार एक्स्ट्रा खर्च कर लिया है किधर। अब यहाँ पे PAT ग्रोथ इसी वजह से निगेटिव बनी है। पिछली बार 8.85% पॉजिटिव, इस बार 6.06% निगेटिव है। एबिटाडा मार्जिन 15.20% था दिसंबर में, इस बार 4.31% है। नेट प्रॉफिट मार्जिन 6.23% था दिसंबर में, इस बार मार्च क्वार्टर में 5.44% रहा है। और EPS 2.98 रुपीज़ के आसपास था दिसंबर क्वार्टर में, इस बार 2.79% के आसपास। कुल मिला के रिजल्ट अच्छा है और अच्छे से अगर समझेंगे तो रिजल्ट में बहुत अच्छा बेहतर प्रदर्शन किया है। अब उसके बावजूद भी ब्रोकरेज हाउस है जो इसमें सेल की रेटिंग दे रहे और यहाँ पे कह रहे कि बहुत भारी गिरावट हो सकती है। अब CLSA और कोटक इक्विटीज़ ने इसमें सेल की रेटिंग दी है। CLSA का कहना है कि क्वार्टर 4 का अर्निंग काफ़ी वीक रहा है और ऐसे में इसकी जो टारगेट प्राइस है वो 297 के आसपास रहनी चाहिए, यानी 32% के आसपास की गिरावट देखने को मिल सकती है। कोटक ने यहाँ पे देखो कि इसका और भी निचला लेवल का टारगेट दे दिया, उनके हिसाब से 40% के आसपास की गिरावट वो दिख रहे
और 265 के आसपास स्टॉक जा सकता है। गोल्डमैन सैच्स की बात करें तो वो 2 कदम और आगे बढ़ा है और उन्होंने यहाँ पे 240 का टारगेट दिया है। 45% की गिरावट देखने को मिल सकती है। तो ये बहुत सारे जो इन्वेस्टर है गोल्डमैन सैच्स जो ये खुद निवेश करना चाहते हैं और ऐसे में चाहते हैं कि प्राइस नीचे आए तो वो एंट्री कर पाए। अभी स्टॉक 400 के ऊपर है, उनको महंगा लग रहा है, अगर वो 250 के आसपास जाएगा तो वो एंट्री कर पाएंगे, ये भी कुछ वजह बनती है। अब यहाँ पे प्रभुदास लीलाधर की तरफ से वैशाली पारेख का कहना है कि यहाँ पे अगर हम इसके 50 डे के मूविंग एवरेज के हिसाब से देखें तो 400 के आसपास एक अच्छा मजबूत सपोर्ट दिखाई दे रहा है। डिक्लाइन में अगर 380 के आसपास स्टॉक चला जाए तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, खरीदारी करनी चाहिए। यानी प्रभुदास लीलाधर के हिसाब से खरीदारी करनी चाहिए 380 के आसपास, यहाँ से एक अच्छी संभावना दिख सकती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो वीपी इनक्रीड के गौरव बिस्सा के हिसाब से देखें तो स्टॉक आने वाले समय अच्छा प्रदर्शन करता हुआ दिखाई दे सकता है। तो यहाँ पे 400 के आसपास मिले तो खरीदारी करें। उन्होंने इसका 460 का टारगेट दिया, यानी 460 तक स्टॉक जा सकता है, यानी गौरव बिस्सा भी इस पर बहुत ज़्यादा बुलिश है। इसके अलावा देखें तो गणेश डोंगरे आनंद राठी के, वो भी स्टॉक को लेकर बुलिश है और उनके हिसाब से टेक्निकल चार्ट पैटर्न काफ़ी अच्छे है। स्टॉक 435 के आसपास जाने की संभावना और आने वाले समय इसके जो लेवल है वो 475 के आसपास जा सकते हैं। तो सपोर्ट 380 का है और रजिस्टेंस 430 और फिर 475 के। तो गणेश डोंगरे के हिसाब से भी देखें तो इसमें खरीदारी की संभावना बन रही है। टिप्स टू ट्रेड के अभिजीत के हिसाब से देखें तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 431 के आसपास है, सपोर्ट 408 का है, सपोर्ट टूटा तो 384 तक स्टॉक जा सकता है, जहाँ पे प्रभुदास लीलाधर ने खरीदारी की सलाह दी है। ओवरऑल देख सकते हो कि ब्रोकरेज हाउस की रुझान जो मिले जुले, 3 ब्रोकरेज हाउस है जो सेल की रेटिंग दे रहे हैं, लेकिन दूसरे 3 ब्रोकरेज हाउस है वो इसमें खरीदारी की सलाह भी दे रहे हैं और उनके हिसाब से स्टॉक आने वाले समय अच्छा प्रदर्शन कर सकता है। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से रणनीति बना सकते हैं, लेकिन अगर इसके प्लान देखें, फ्यूचर प्लान ग्रीन एनर्जी सेक्टर में जिस तरह से कंपनी अब निवेश बढ़ा रही है, ईवी चार्जिंग में कंपनी काम करी है, ये स्टॉक वाकई में 1000 जाने की ताकत रखता है। अब चलते हैं हम टाटा स्टील की तरफ। 162 पर क्लोजिंग थी, 0.31% की तेजी देखने को मिली। इंट्राडे में 161 का लो बना, लेकिन हाई 164 के आसपास रहा। अब यहाँ पे बड़ी एक अपडेट निकल के आ रही है टाटा स्टील की तरफ से, जो एक्सचेंज को जानकारी दी गई है 9 मई 2024 को। यहाँ पे इन्होंने 18,73,493 इक्विटी शेयर का अधिग्रहण किया, जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है और इशू प्राइस 427.01 के आसपास है, जिसमें जो प्रीमियम है वो 417.01 रुपीज़ के आसपास रहा है। तो ये देख सकते हो कि इंडियन स्टील एंड वायर प्रोडक्ट लिमिटेड ये सब्सिडीज कंपनी है टाटा स्टील की, जिसका अधिग्रहण किया गया है अब कंपनी का। इसके लिए 80 करोड़ रुपीज़ का यहाँ पे इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है और आप देख सकते हो कि इसमें जो इक्विटी है अब 98.61% की इक्विटी टाटा स्टील के पास आ चुके हैं, यानी कंपनी अब टाटा स्टील का हिस्सा बन चुकी है। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, टाटा स्टील की तरफ से एक्सचेंज को जानकारी दी गई है, उन्होंने एक कंपनी का अधिग्रहण किया, इनकी सब्सिडीज कंपनी है। तो देख सकते हो कि 9 मई 2024 को ये जो एक्सचेंज को जानकारी दी गई, जिसमें 18,73,493 इक्विटी शेयर का अधिग्रहण किया गया, जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है और प्राइस उसकी 427.01 पर शेयर की है, जिसमें प्रीमियम 417.01 रुपीज़ का है। तो यह इंडियन स्टील एंड वायर प्रोडक्ट लिमिटेड जो सब्सिडीज कंपनी थी टाटा स्टील की, जिसका अधिग्रहण किया गया है, 80 करोड़ रुपीज़ का यहाँ पे खर्च किया गया कंपनी की तरफ से। और अब आप देखें तो उसमें टाटा स्टील की 98.61% की हिस्सेदारी आ चुकी है। तो अब ये टाटा स्टील का हिस्सा बन चुकी है कंपनी। अब यहाँ पे टाटा स्टील के ये जो कंपनी सब्सिडीज अगर आप देखें, टाटा स्टील वायर एंड प्रोडक्ट की बात करें इंडियन स्टील की, तो यह वायर रॉड्स वगैरह बनाती है, TMT बार्स वगैरह बनाती है, इसके अलावा वायर्स और वायर के प्रोडक्ट बनाती है। कंपनी के टर्नओवर बात करें तो देखिए ये फाइनेंशियल ईयर 2021 में 283 करोड़ के आसपास था और फाइनेंशियल 2021-22 के दौरान 354 करोड़ के आसपास था और फाइनेंशियल 2023 के दौरान 341 करोड़ के आसपास कंपनी का टर्नओवर है। तो काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ है। कंपनी इससे पहले भी बहुत सारी कंपनियों का मर्जर कर चुके हैं और ये एक तरह से देखें तो ये जो अधिग्रहण हो रही है आने वाले समय टाटा स्टील को मजबूती प्रदान करेगा, इसका बिजनेस तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई देगा। एक बड़ी गुड न्यूज़ और निकल के आ रही है, टाटा स्टील ने एक माइलस्टोन अचीवमेंट किया है। ये इंडिया की पहली कंपनी बन गई है जो B24 बायोफ्यूल के माध्यम से यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया से इंडिया के अंदर एक फुली लोडेड वॉयज जो ईस्ट कोस्ट ऑस्ट्रेलिया से इंडिया के लिए उन्होंने लाया है। और ये गोल्डस्टोन पोर्ट से देखें तो यहाँ पे इसको लोडिंग किया गया था करीब 1,48,500 मेट्रिक टन कोल 17 अप्रैल को। और ये देख सकते हो कि कलिंगा इंटरनेशनल कोल टर्मिनल पारादीप पे यहाँ पे 8 मई को ये आ चुका है। तो ये देख सकते हो कि पहली बार बिल्कुल सस्टेनेबल एनर्जी के तहत देखें तो क्लीन फ्यूल का इस्तेमाल करके इसको इंडिया लाया गया है।
B24 की बात करूँ, ये ब्लेंड एक देख सकते हो कि यूज कोकिंग कोयल के माध्यम से जो इसको बनाया जाता है, जिसमें सल्फर बहुत कम होता है, लो सल्फर होता है, जिसकी वजह से देखें तो पोल्यूशन नहीं होता है। तो एक क्लीन एनर्जी कह सकते हैं। तो ये क्लीन एनर्जी के माध्यम से अपनी एक डिलीवरी लाई है इन्होंने बहुत भारी मात्रा में। अब यहाँ पे टोटल जो कार्बन एमिशन है उसमें देखें तो 565 टन के आसपास होता है, जिसमें काफ़ी कमी आई है। तो ये बहुत बड़ी बात है, ये एक बड़ा अचीवमेंट है टाटा स्टील के लिए। आने वाले इसमें भी टाटा स्टील अपने ग्रीन स्टील के लिए आगे बढ़ चुकी है और आने वाले इसमें भी कुछ ऐसे डिसीजन लिए जाएंगे। ऐसे में टाटा स्टील खरीदारी के लिए अच्छा है, तो निवेश किया जा सकता है लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।